फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जो पहले जो कवर किया था, जो हमारी पहली वीडियो थी वो हमारी स्टैटिक जीके की वो थी, क्या कहते हैं आपका, डांस के ऊपर थी। उसके बाद हम लोग पहले हमने थ्योरी कवर करी, फिर हमने उसके क्वेश्चन कवर किए कि क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, आज हम जो सेकंड टॉपिक उठा रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर हम उठा रहे हैं वो है भारतीय नदी तंत्र, या ये कह लो आप इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट भी होता है कि कौन सी नदी कहां से बहती है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो ये सब चीजें बहुत, इसमें फिर बांध से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज ये आप देखते रहिएगा। देखिए, हम जो शुरू करेंगे ना वो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधा क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोग सब सीधा क्वेश्चन पे आ गए हो, थ्योरी तो आपने कवर कराई नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, एक एक चीज बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो उठाएंगे। ठीक है, तो हम जो शुरू करेंगे, देखिए भारतीय नदी तंत्र। तो भारतीय नदी तंत्र में दो चीज है, एक जो नदियां होती है वो हमारी जो हिमालय से निकलती है वो होती है, और दूसरी होती है जो हमारी प्रायद्वीप की नदियां होती है। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करिएगा कि याद रखिएगा एक चीज, ये भारतीय नदी तंत्र कभी कभी एग्जाम में आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के नाम से भी आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं बताता हूं आपको अपवाह तंत्र क्या होता है। देखिए, ये कोई नदी बह रही है आपकी, कोई ये मुख्य नदी है। ठीक है, ये कोई मुख्य नदी इस डायरेक्शन में आपकी बह रही है। अब कई सारी नदियां जो होती है वो सहायक नदियां होती है, क्योंकि कोई भी नदी पूरी अकेले नहीं होती है। ठीक है, उसमें कई सहायक नदियां जुड़ती है, कई सहायक नदियां उसमें आकर गिरेगी। तो जैसे यहां से एक नदी आ गई, यहां से एक नदी आ गई, इधर से आ गई, यहां से आ गई, फिर आपको इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, इधर से एक नदी, ये सब। ठीक है, तो अब ये जो जितना एरिया कवर कर रही है, ये सब, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो भी कवर हो रहा है, तो वो क्या है, ये पूरा अपवाह का तंत्र है। जितना एरिया वो कवर करेगी, जो भी सहायक नदी और मुख्य नदी मिल करके जहां जहां से आएगी, वो आपका अपवाह तंत्र का एरिया हो जाएगा, तो उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक नदी हमारी हिमालय से निकलती है, तो एक नदी हमारी प्रायद्वीप से निकलती है। तो अब हम ये क्लियर करते हैं कि हिमालय नदियां कौन सी होती है और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती है। ठीक है, आगे देखिए, पहले हम जो उठाएंगे ना, वो हम उठाएंगे हिमालय की नदियां। मैंने देखो पहले से जितनी मेहनत मुझे करनी थी ना, या जितना आपको करना था, वो मेहनत पहले मैंने कर ली है। ठीक है, तो आप इतना टेंशन मत लेना, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठो, जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ना वो अपने नोटबुक में लिखते चलो। क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, टेंशन मत लेना, जो हम पढ़ा रहे हैं बस आपको पढ़ते चलना। ठीक है, देखिए हिमालय की नदियां। अब हिमालय की नदी का पानी का स्रोत, देखो सबसे पहले आता पानी का स्रोत। अब हिमालय के ऊपर को इसमें टोटी तो लगा देंगे कि भाई जा तू टोटी चालू करके आ जा, वाटर टैप जिसको आप कहते हो, और पानी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हिमालय की जो सबसे बड़ी, जो हिमालय नदी में जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत है ना दोस्तों, वो है हिमनद। अब हिमनद क्या होता है सर, क्या क्या बोल रहे हो आप, हिमनद ना बताता हूं। हिमनद होता है बड़े बड़े ग्लेशियर। ठीक है, अब ग्लेशियर जो होते हैं, धीरे धीरे ग्लेशियर ना पिघलते हैं। अब वहां पे ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं और नदियों की जलधारा वहां से निकलती है और एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, पहले पानी कहां से स्रोत आया, हिमनद से। हिमनद पिघले, हिमनद मतलब ग्लेशियर पिघल के एक नदी की एक जलधारा बनी, फिर वो नदी की जलधारा क्या हो गई, बहुत बड़ा नदी का रूप ले ली। ठीक है, आगे देखो, जो हिमालय की जो नदियां होती है ना, वो 12 मासी होती है, वो जिंदगी में कभी सूखेगी ही नहीं। जो हिमालय से जो नदियां निकलेगी वो कभी नहीं सूखेगी। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों का एग्जाम्पल देख लो, सिंधु नदी हो गया आपका, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। आगे है प्रायद्वीप की नदियां। अब आप बोलोगे सर क्या प्रायद्वीप की नदियां भी हिमालय की नदियों की तरह सारी चीज सेम है? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या अंतर है। देखिए, प्रायद्वीप की जो नदियां होती है ना, इसे भारत की नदियां भी कहते हैं। दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं, सॉरी, इसे दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। प्रायद्वीप का जो नदियों का जो स्रोत होता है ना, वो बेसिकली बारिश होता है। अब देखो एक चीज आप थॉट करो, बारिश तो हर पूरे साल होती नहीं है, कभी कभी होती है, साल 6 महीने होती है। ठीक है, तो ये जो नदियां होती है ना, पूरे 12 मास नहीं रहती है, ये सूख जाती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि नदियां सूखेगी। तो ये नदियां 12 मासी नहीं होती। अब इसका एग्जाम्पल देख लो,
गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी। इसमें एक वो है, क्या कहते हैं, आपका कहते हैं एक्सेप्शन है, वो है कावेरी। कावेरी दोस्तों नहीं सूखती है, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो हमने दो चीज कवर कर लिया। हमने क्या क्या कवर कर लिया कि हमने क्या क्या कवर किया, भारतीय नदी तंत्र में कौन कौन से दो तरह की नदियां होती है, एक हिमालय नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों में कौन कौन से मुख्य बातें वो हमने देख लिया, प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन से मुख्य बातें हमने वो देख लिया। अब आगे देखिए, अब हिमालय नदियों में क्या कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से नदी तंत्र हैं, पहले आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है सिंधु नदी तंत्र। हिमालय की नदियों में सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो है 880 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर भी कहते हैं इसको। कई बार एग्जाम में 2900 किलोमीटर होता है लगभग करके, और कई बार होता है 2880 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम मतलब कहां से निकलती है सिंधु नदी, उसका बॉन्ड पैलेस क्या है, तो उसका जो बॉन्ड पैलेस है दोस्तों वो है, ये याद रखिएगा, बोखरचू ग्लेशियर। मैंने अभी आपको बताया हिमालय की जितनी भी नदियां होती है वो ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। तो इसका जो सही इसका जो है सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से होता है। अब सर बोखरचू ग्लेशियर आपका है कहां, ठीक है, तो बोखरचू ग्लेशियर जो है, बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास पड़ता है, ये याद रखिएगा। अब मानसरोवर से क्या क्या बता रहे हो, मानसरोवर कहां है, मानसरोवर देखो कैलाश पर्वत तिब्बत से निकलता है, ठीक है, उस साइड पड़ेगा आपका ये। आगे देखो सिंधु नदी 3 देशों से बहती है, सिंधु नदी जो है ना 3 देशों से बहकर निकलती है। चीन में पश्चिमी तिब्बत कवर करती है, भारत में लद्दाख कवर करती है, और लास्ट में जो जाती है वो पाकिस्तान जाती है, ठीक है। लास्ट में जो जाती है वो पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद फिर वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। सबसे जो ज्यादा वो कवर डिस्टेंस कवर करती है वो पाकिस्तान में जाकर के कवर करती है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया ना, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है। यह भी आप याद रखना कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी का अंतिम बिंदु अरब सागर, अंतिम बिंदु मतलब कहां जाकर के वो गिर जाती है, तो निकलती कहां से है, तिब्बत से, मानसरोवर झील के पास से, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। भारत फिर चीन के कौन से 3 देश कवर करती है, चीन में कौन सा, पश्चिमी तिब्बत एरिया, भारत में लद्दाख, और लद्दाख से होते वो कहां जाती है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से चली जाती है अरब सागर में, ठीक है। आगे देखो जब सिंधु नदी तिब्बत से आती है तो लद्दाख के डेम चौक में प्रवेश करती है। हाँ तो सिंधु नदी भाई जब तिब्बत से आएगी तो ऐसा तो नहीं कि उड़ के आ जाएगी, आएगी तो जमीन से ही। तो जो लद्दाख में जब प्रवेश करती है ना, तो लद्दाख में एक जगह है डेम चौक, ठीक है, ये है डेम चौक, तो डेम चौक से प्रवेश करती है। आगे देखो अब डेम चौक से आती है तो उसके बीच में 2 श्रेणियां लगती है, एक है ये नदी जो है, एक तो लद्दाख और दूसरा जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। अगला पॉइंट जो है सिंधु नदी जल संधि 1960 में विश्व बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। अब देखो जब बंटवारा हुआ था तब बंटवारे से पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक था, अब उसके बाद क्या वो बंटवारा हो गया तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज के भी बंटवारे होंगे, तो वर्ल्ड बैंक ने 1960 में विश्व बैंक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि कराई थी, कौन सी, सिंधु नदी की। अगला देखो इस संधि से किसको कितना % पानी मिला, तो इस संधि से जो है ना दोस्तों वो भारत जो है वो 20% पानी मिला और पाकिस्तान को जो मिला वो 80% पानी मिला। अब कई बार आप सुने होंगे कि भारत जब भी पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो भारत कहता है कि हम पानी बंद कर देंगे, तो देखो अगर हमने पानी बंद कर देना तो वहां पे एग्रीकल्चर डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा वहां पे, तो इसीलिए ये चीज है। आगे ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिंधु नदी तंत्र में जो है ना मेन पॉइंट्स क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसकी सहायक नदियां देख लो आप एक बार, तो सहायक नदी पहली जो है वो झेलम है, ठीक है, दूसरी चेनाब। चेनाब जो है ना दोस्तों वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलज,
तो ये जो 5 नदियां, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और मैंने आपको पीछे वो बता ही दिया पॉइंट्स कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन से मेन पॉइंट्स है, कहां से निकलती है, कितनी लंबी है, क्या चीज है। ठीक है, अगला देखो, देखो अगला जो है ना हिमालय की नदियों में वो आता है ब्रह्मपुत्र की नदी तंत्र। ठीक है, तो आइए हम ब्रह्मपुत्र की नदी तंत्र देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है पूरे 29 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो ट्रेवल करती है ना वो 1376 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ओरिजिन तो कहीं और से हो रहा है, लेकिन भारत में कितना ट्रेवल कर रही है, 1376 किलोमीटर। अब देखो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहां से हो रहा है, मतलब उसका उद्गम कहां से, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन याद करिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से, ये भी तिब्बत से, सिंधु नदी भी तिब्बत से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर देखो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत में 2 राज्यों में कवर करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम, और लास्ट में बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश में जाने के बाद वो कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अंतिम बिंदु जो है वो बंगाल की खाड़ी है और निकलती कहां से, कैलाश पर्वत तिब्बत से। ठीक है, ये याद रखना आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगे तो। देखो अगला जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है। ठीक है, तो आइए हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं। पहला है जीमा, बरेली, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता और मानस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सहायक नदी आपको मैंने बता दी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन से मेन पॉइंट है, कहां से निकलते हैं, कहां से ओरिजिन है, भारत में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1376 किलोमीटर ट्रैवल करती है, लास्ट में कहां जाकर के गिरती है वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है ना वो है हिमालय की नदियों में आगे जो अगली नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा को ये याद रखिएगा, ये डेट जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। गंगा को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी बनाया गया था भारत की। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनी गंगा, 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तरकाशी या उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, सॉरी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगोत्री से होता है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। ठीक है, अब गंगा जो नदी है ना हमारी वो 5 राज्य कवर करती है मेन। गंगा नदी कौन से 5 राज्य कवर करती है, उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन से 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कवर करती है ना वो आपका कवर करती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो कवर करती है ना दोस्तों वो आपका कवर करती है झारखंड में। ठीक है, आगे चले। आगे देखो गंगा नदी सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया ना कहां कवर करती है, गंगा नदी सबसे ज्यादा जो कवर करती है वो कवर करती है उत्तर प्रदेश, कितना 1140 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी के जल में क्या पाया जाता है, हाँ एक चीज और, आप देखते होंगे कि आप गंगा जल को डब्बे में पैक, हरिद्वार से आप गंगा जल लेकर के आते हैं, कहीं से आपके नियर बाय जो भी पड़ता होगा वहां से हर घर में होता है गंगा जल। ठीक है, आप उसको किसी भी डब्बे में रखते हो ना, कभी खराब नहीं होता है, उसमें से कभी स्मेल नहीं आती। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि गंगा नदी के जल में ना बैक्टीरिया नाम का ना एक विषाणु पाया जाता है। तो वो विषाणु क्या करता है ना, वो विषाणु क्या करता है, जो जीवाणु को मारने का काम करता है, इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरियो। ठीक है, ये बैक्टीरियो क्या करता है, बैक्टीरिया एक विषाणु है जो गंगा के जल में पाया जाता है। वो क्या करता है, जो विषाणु होते हैं, सॉरी जीवाणु होते हैं गंगा नदी के पानी में, उसको मारने का काम करता है। इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, तभी कहते हैं गंगा का पानी पवित्र है। देखो गंगा की सहायक नदियां कौन सी है, देखो गंगा की सहायक नदी, पहला रामगंगा, गोमती,
घाघरा या सरयू। देखो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा, या तो घाघरा पूछेगा या फिर सरयू, दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। गंडक, कोसी, महानंदा। देखो ये नदियां तो है ही है। दो ऐसी मेन नदियां है ना जहां से गंगा का वो होता है, जहां से गंगा बनती है, जिन दो नदियों से मिल करके। और कहां पर मिलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो देखो एक होती है भागीरथी और दूसरी होती है अलकनंदा। ये दो नदियां मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में। ये दो नदियां जो है ना देवप्रयाग में मिलती है और वहां से गंगा बनती है। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती है, तो भाई साहब देवप्रयाग में मिलती है ये दोनों, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे देखो। तो देखो आज की में यही था कि हमने हिमालय की नदियां कवर कर ली है पूरी। तो अगले वीडियो में हम जो कवर करेंगे ना वो हम प्रायद्वीप की नदियां करेंगे, जो कि दूसरा टाइप है किसका? भारतीय नदी तंत्र का। आज के हमारी इस क्लास में यहीं तक था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम नई नई वीडियो बनाएं। और हमारे चैनल पे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, हमारे रमेश सर ले रहे हैं, तो आप जाकर के उनको भी नोटिस चेकआउट करिएगा, वो भी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है बच्चों का।